अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं आपकी वेरी ओन पुरानी होस्ट बीनर सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं कुछ पुराने, ज़्यादा नहीं, फ़ारूक पिताफी साहब। इनके बालों पर मत जाइएगा, ये इन्होंने जाहिर सी बात है धूप में बैठकर बिल्कुल सफ़ेद नहीं किए। ये नॉलेज है और आप लोगों के सवालात हैं जिनकी वजह से दिन ब दिन इनके बाल ग्रे होते जा रहे हैं। राइट, अगर नॉलेज से बाल सफ़ेद होते तो फिर बड़े अफसोस की बात है, फिर तो इल्म ही नहीं हासिल करेगा कोई। नहीं, सर्टेन नॉलेज का सर्टेन लोगों पे सर्टेन इफेक्ट होता है बिकॉज़ द टाइप ऑफ नॉलेज ही गिव्स ऑन टीवी। नहीं, मेरे ख्याल में धूप के बाल है, सही है आपके। अच्छा चलें, ठीक है जी, बात हम बाद में कंप्लीट करेंगे। आप लोग जल्दी से हमारा टेलीफोन नंबर लिख लीजिए क्योंकि आप लोगों के साथ मुज़ाकरात पहले हम मुकम्मल कर लें। मुज़ाकरात जी बिल्कुल बात करेंगे इसके ऊपर। 0518446222 रिपीट कर देती हूँ, 0518446222। कॉल करते वक्त अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि करंट इशू के हिसाब से ही बात करें। तो अब जरा इश्यूज आपको बता देते हैं, हेडलाइंस देखिए। गले काटने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ जंग हो सकती है, इतनी सी बात बिल आखिर वजीर आजम नवाज शरीफ की समझ में आ ही गई। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फिजाया की दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी। कल तक का इंतहाई खतरनाक शहर इस्लामाबाद रातों रात महफूज बन गया। वजीर दाखिला चौधरी निसार फरमाते हैं कि असेंबली में इस्लामाबाद से मुतालिक सरकारी अफसर की ब्रीफिंग को ठीक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शहर इतना भी खतरनाक नहीं जितना बताया गया, धमकियों को सिर्फ टेक्निकल लोग ही समझ सकते हैं। और तालिबान की जानिब से कैलाश और इस्माइली कम्युनिटी को दी जाने वाली धमकियों का सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद नोटिस ले लिया। इंतहा पसंद चाहते हैं कि लोग उनकी मर्जी का दीन अपनाएं। हर तरह की जबरदस्ती मजहब और आइन की रूह के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जलानी के रिमार्क्स। चलिए जनाब, टॉपिक हेडलाइंस आपने जानी। फारूक साहब, जब कल मैं और आप ये प्रोग्राम खत्म करके अपने अपने घर को गए और हमने सोचा कि फाइनली आज का शो खत्म हुआ, आज का दिन पैकअप मंजन बेच दिया, आप भी जाहिर सी बात है, मतलब आप भी जाहिर सी बात है कुछ कर रहे होंगे, मे भी शायद ट्विटर पे कोई बात कर रहे हों या शायद कुछ पढ़ रहे हों, कुछ लिख रहे हों, क्योंकि माशाल्लाह आप तो लिखारे भी बहुत कमाल के हैं। मैं भी कुछ अपने आप को अनवाइंड कर रही थी कि यकायक एक खबर आई जिसने हम सबको चौंका दिया और रात ही रात प्लानिंग शुरू हो गई कि भाई आज हमने टीवी पे क्या करना है। और वो डेफिनेटली ये था, पाक फिजाई ने जो बमबारी की जिसके नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द जो हैं उनके हलाक होने की इतलात हमें मौसूल हुई हैं। एक रैंडम फिगर सामने आया, दर्जन से जायद जो दहशतगर्द हैं उनको फिलहाल उनका कला कमा कर दिया गया है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऑपरेशन का आगाज हो गया? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, सॉर्टीज हैं जो कि हो गई हैं आपके सामने। मेरे ख्याल में जब अभी तक डायलॉग का, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी ना उनकी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर साहब की, नहीं, उन्होंने खासतौर पर ये कहा कि ऑपरेशन नहीं है, डायलॉग के दरवाजे खुले हैं, कमेटी इंटैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद ये ज़रूर है कि अगर तुम हमें वो करोगे तो ज़री बात है जवाब भी आएगा। फौज को अपने दिफा का हक हासिल है। फिर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा कि एक बात करोगे हम दो बातें करेंगे, अगर तुम एक दफ़ा वार करोगे हम दो दफ़ा वार करेंगे। तो दिस इज़ ट्रू। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है, जो कि उनके सिस्टम से नहीं जा रहा था, उनका जो ब्लैकमेल था TTP वालों का, उसको ख़त्म करने के लिए ये किया गया है। अब क्या ऑपरेशन होगा, मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि 1 महीना हमारे पास टोटल था जिसके अंदर डायलॉग किया जा सकता था, बातचीत की जा सकती थी, वो कर रहे हैं। अभी भी दरवाजे खुले रखे गए हैं, लेकिन क्या जो है उसके बाद ऑपरेशन जो है वो ख़त्म होगा, ऑपरेशन शुरू होगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन जो है इस दफ़ा नहीं होगा। ऑपरेशन की जगह जंग होगी, पूरी जंग होगी, भरपूर होगी, स्ट्रेटेजिकली होगी, वहाँ पे होगी जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और आपका नुकसान कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि पहले डायलॉग पे पाकिस्तान ने अपनी दिफा में ये कार्रवाई की, ठीक है, रिएक्शन दिया, रिएक्शन के बदले में एक रिएक्शन। 23 FCI एहलकारों के गले काटे गए, बेदर्दी से उन्हें कत्ल कर दिया गया, उसका रिएक्शन। फिर मेजर जहांगीर बदनान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए वो। एग्जैक्टली, कराची में जो हुआ वो उसका रिएक्शन। इसका रिएक्शन आएगा क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज के दिन जो शुनीद है, जो खबर है, वो ये है कि तालिबान ने इसके सीज फायर के लिए एम्पावर कर दिया है इनको, मौलाना समीउल हक को, ठीक है। तो नीजक रिएक्शन तो ये आया है मेरे ख्याल में। अल्लाह करे कि उनकी तरफ से उनको होश आए और ये रियलाइज हो कि अब जो है बहुत खून खराबा तुमने कर लिया, अब ख़त्म करो बात को। लेकिन अगर ये खून खराबा ख़त्म नहीं होता
تو پھر ایسے آپریشن بھی ہوں گے, ایسے سرجیکل سٹرائکس بھی ہوں گی, اور پھر زیادہ ہوں گی, اور پھر باقاعدہ آپریشن کا آغاز ہوگا. آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو سمجھ آ گئی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم صاحب کی اسٹریٹجی ہے یہ آرمی اور وزیر اعظم صاحب کٹھے بیٹھ کے جو اسٹریٹجی بناتے, دس از ٹرو, یہ واقعی سچ ہے, چاہے وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کہیں یا نہ کہیں. انٹیریئر منسٹر صاحب کی پریس ٹاک سے ایک اور چیز بھی پتہ چل گئی کہ وہ جو راتوں رات فرق ہو گیا تھا نا, کہ وزیر اعظم صاحب نے تقریر لکھی ہوئی تھی, وہ تقریر کرنے والے تھے جنگ پہ جانے کے لیے, اور اس کے بعد تبدیلی آ گئی. سارے پوچھتے تھے کہ یار یہ اوور نائٹ کیا چینج آیا, تو انہوں نے تقریباً اپنا کریڈٹ بھی لے لیا کہ یہ جو ہے میری وجہ سے ہوا اور میری ڈائریکشن تھی. تو میرے خیال میں ہمیں اب کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ what is the situation. Government of Pakistan has acted, Government of State of Pakistan has acted, اور that is for good. اگر یہ نہ ہوتا تو لوگ یہی سمجھتے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. میرے خیال میں سارے ایک پیج پہ ہیں, اور وہ پیج یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ایسے کوئی کنسیشن نہیں دیے جا سکتے جو پاکستان کی فیڈریشن کو خراب کرے, جو پاکستان کے چہرے کو مسخ کر دے. اور ڈائلوگ کرنا ہے تو ضرور کرو, لیکن اس میں جو ہے پھر یہ کوئی کنڈیشنز نہیں ہونے چاہیے, اٹیک نہیں کرو گے, غیر مشروط ہونے چاہیے. غیر مشروط. ٹھیک ہے, چلیے ذرا میں لائیو کالرز کو کچھ شامل کروں, پھر ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں بنیش بہن ایک بات شیئر کرنی تھی. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندرونی طور پہ جو لوگ ہیں انتہا پسند یا جو بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بیرونی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. ہماری عسکری قیادت کو اور حکومت کو سنجیدگی سے اس بات پہ بھی سوچنا پڑے گا. پاکستان لوٹ کا مال نہیں ہے, اور کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, کسی کو خون خرابہ کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. عسکری قیادت کو بیرونی ہاتھ کو بھی بہت سختی سے نمٹنا پڑے گا. بالکل امتیاز صاحب, باری باری سب سے نمٹیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ کا میسج ہم تک پہنچ گیا, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے؟ میں مسز حسن بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز حسن فرمائیے. بنش میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. اچھی بات ہے. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ منور حسین کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے. آپریشن کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بھی طالبان کے کیا وجود ہے جو آپریشن کو منع کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا مسز حسن, اب مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. تھینک یو کہ آپ نے کال کیا. آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ میں آگے جا کے جب ہم ڈسکشن کریں گے تو منور حسن صاحب کے بارے میں بالکل خصوصی طور پر گفتگو کرنی ہے, تو آپ ذرا تھوڑا سا صبر سے کام لیجئے. بالکل اس بارے میں بات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. میرے بھائی کون کہاں سے, کیا کہیں گے؟ میں رضا رفت بات کر رہا ہوں, کراچی سے بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ بالکل مطلب ہے جو چودھری نثار صاحب نے بات کہی ہے بالکل ٹنکے کی چوٹ پہ کہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ادھر یہ جتنے خاص کر کے یہ لوگ ہیں یہ سارے جو ہے نا 2.5 انچ کی مسجد بنا رہے ہیں. یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, بڑے مر رہے ہیں, بوڑھے مر رہے ہیں. اس لیے یہ کبھی بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ ان کا یہی کام ہے کہ ان کو مطلب آپریشن کرنا چاہیے اور ان کو بالکل جو ہے نا مٹی میں ملا دینا چاہیے. بالکل جی, بالکل جی رفت صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کا میسج, آپ کا پیغام پہنچ گیا. تھینک یو فار بینگ دی پارٹ آف سیدھی بات. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ڈیفینیٹلی آپ کی رائے کے اوپر تجزیے بھی ہوں گے فاروق کے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل جی, ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو فالو اپ ہمارے پاس بالکل ٹاپکس آ رہے ہیں اور آپ لوگ کی کالز بھی ہم لوگوں نے دی. فاروق, ایک چیز میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی, اور یہ جو لوگ جتنے ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو آگے کال بھی کریں گے, جنہوں نے ہمیں کال کر بھی دیا, کہ اب یہ وقت ہے جس کے اوپر ہم نے کل پرسوں ڈیبیٹ بھی کی تھی کہ ایز اے نیشن اب ہمیں عسکری اور سیاسی قیادت دونوں کو بیک کرنا ہوگا, دونوں کو سپورٹ کرنا ہوگا. کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج وہ شگن ڈل چکا ہے کہ ایئر فورس نے ہمت دکھا کر کے چین کا جواب پتھر سے دیا, اپنا دفاع کیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, کچھ عرصے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سرجیکل سٹرائکس ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے طالبان ذرا تھوڑے سے اوقات میں آ گئے تھے, پھر ڈھیلے ہو جاتے. ان کا اصل میں یہ ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں بھی, ہمارے اپنے جو ہے نا آستینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو آ کے شکوک پیدا کرنا شروع کر دیں گے. آ کے کہیں گے او جی یہ تو بہت پرانا ویڈیو تھا, ابھی ہیڈنگ آج نہیں, بھائی سٹیٹمنٹ تو ابھی آئی ہے. اچھا یہ ویڈیو انہوں نے نہیں ریلیز کیا, ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ دیں گے.
खुदा का नाम लें। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत का मामला है, रियासत के साथ खड़े हों, क्योंकि रियासत जो है वो प्रोटेक्ट किसको कर रही है, आपको और मुझे कर रही है। अभी ये जो कॉलेज आए थे, इम्तियाज साहब ने खासतौर पे जो कराची से बात की, बैरूनी हाथ की। इम्तियाज साहब, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये तय हो गया है कि ये जो 23 अहलकार शहीद किए गए वो अफगानिस्तान की साइड पे किए गए, पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो ये ज़ाहिर बात है कि अपने इलाकों में तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं, उनके इलाकों में क्या करेंगे? क्या हमारे जहाज जाएं वहाँ पे जाके अटैक करें? इंटरनेशनल बॉर्डर हम तो मानते हैं ना, वो परली साइड ना मानती हो। आज के दिन सरताज अजीज साहब ने ये मामला उठाया है अफगान काउंटर पार्ट के साथ, तो उम्मीद ये है कि बिल आखिर उसके ऊपर भी जो उनकी हेवन्स हैं वहाँ पे उसके ऊपर भी बात होगी और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। बाकी अगर कोई जो बिहाइंड द सीन कोई हाथ है, तो मैंने पहले भी कहा था कि दुश्मन को एक्सपोज कर जरूर कीजिए, कोई एविडेंस जरूर लेके आइए, कोई स्मोकिंग गन लेके आइए, ताकि अगर आप एक बंदा जो है ना वो अजमल कसाब टाइप का पकड़ देना, तो इंशाल्लाह जो है ना हम पूरी दुनिया में उसको जो है ना मुश्तहर भी कर देंगे और इंडिया और दूसरे ममालिक जिनकी आप बात करते हैं उनको फ्रेम भी कर लेंगे। लेकिन पहले तो वो कीजिए, वरना अदरवाइज तो फिर कंफ्यूजन रहेगी। जहाँ तक रिफत साहब ने कहा था, उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने भी इसी किस्म की बात की थी कि अगर ऑपरेशन बिल्कुल इनके खिलाफ होना चाहिए और ऑपरेशन हो रहा है तो एक अच्छी बात है। तो वही जो पॉइंट जो मैं आपसे कह रही थी फरूख, कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवाम ये चाहती थी। इस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ इतना देर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आपने भी देखा कि लोग आते थे और कहते थे कि एक्शन होना चाहिए। तो गुड थिंग है कि अगर अपने ही दिफा में सही, लेकिन अगर एक्शन हो रहा है, क्योंकि अपने घर के अंदर ये जो काली भेड़े थी, ये जो दहशतगर्द जो हमारे घर में हमारी टेरिटरी में घुस आए थे, इनके ऊपर हम लोगों ने अटैक खुद से नहीं किया, सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई की, और दिफा करना हम लोगों का हक है। और अगर अब हम अपना दिफा कर रहे हैं तो आवाम को, मुझे, आपको, हम सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो हमारी क्या कहते हैं कि आर्मी हो, क्योंकि जिंदा कौमें अपना दिफा करती हैं। यही तो एक जिंदा कौम की मिसाल है। आप सारे के सारे रियासत के नाम ले रही है ना, वजीर आजम जो है वो रियासत के ही एक जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं सतून को, आर्मी जो है रियासत के इदारा है। तो हमें अपनी रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, और हमें लाजमन इसलिए खड़ा होना चाहिए कि ये रियासत है तो हम सब हैं, अगर नहीं है तो फिर तो घर ही नहीं है ना यार, फिर चौक के ऊपर जाके सोएंगे क्या? लेकिन एक बात मैं आपको और करूं, एक बड़ी इनविजिबल सी कोशिश होती है। मैंने आपको कल भी कहा था स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में, कि जी वो प्रोपेगेंडा जो है वो इतना ज्यादा सर चढ़ जाता है कि आप अपने दुश्मनों से जा मिलते हैं। ये जो रोजाना सुबह शाम हमें कुरान हदीस की मिस इंटरप्रिटेशन करके ये बताया जाता है कि वो भी मुसलमान है, वो बड़े नेक लोग हैं, वो बड़े अच्छे हैं। एक तो ये है कि उसामा बिन लादेन एक बीमारी लेकर आए थे, और वो क्या बीमारी थी कि जी हदीस में और हर मजहब का ना लिटरेचर बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर कोई एक्सेप्शंस भी हो जाती हैं कि जी वो फलां मारी गई, फलां मारा गया एक ज़माने में, तो उसको बर्दाश्त कर लिया गया। उसामा बिन लादेन ने ये काम शुरू किया था कि उसको एक्सेप्शन को रूल बना के जस्टिफाई करते थे। आज के दिन जो स्टेटमेंट आई है उसके अंदर इनको काफिर कहा गया, जो हमारे 23 मुसलमान बच्चे जिनको शहीद कर दिया गया, नौजवान बच्चे थे यार, उनको शहीद कर दिया गया, उनको कहते हैं कि ये काफिर है, ठीक है। और काफिरों के बारे में ये हुक्म आया कि उनका सर उतार दो। यार कहाँ के तुम लोग, अपना बताओ कि तुम कहाँ के मुसलमान हो। एक नाम आपने सुना है बिनेश मंसूर का, वो जो हम मंसूर के सूली पे चढ़ने की बात करते हैं, पोइट्री में भी उसका जिक्र है। उनका असल नाम था हुसैन बिन मंसूर हल्लाज, अल हल्लाज। उन्होंने एक किताब लिखी तवसीन, अगर वो आप पढ़ लेना तो उसके अंदर एक बड़ी इंटरप्रिटेशन है कुरान के बारे में। और ये मैं जरा नैरेटिव की बात कर रहा हूँ तो सुनिएगा जरूर गौर से। वो ये है कि शैतान के बारे में उन्होंने कहा है कि हम तो ये मानते हैं ना कि शैतान जो है उसको कहा गया सजदा करो, और उसने नहीं किया आदम को सजदा, गरूर किया तो उसकी वजह से वो कर दिया, सजा हो गई, उस पर कर्स आ गई। दूसरी इंटरप्रिटेशन जो इसकी है ना मंसूर की, वो ये है, एक आलिम दीन ही थे, वो बड़े रिलीजियस और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी थे। उन्होंने कहा था कि शैतान जो है वो नैरो मोनोथियस्ट था, कि उसका जो पर्सपेक्टिव था ना, वर्ल्ड व्यू, वो बड़ा लिमिटेड था। उसको कहा गया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा नहीं मानना, ठीक है। अच्छा, दूसरा जब बाद में हुक्म आया कि आदम को सजदा करो, तो उसमें जो है ना वो ये कंफ्यूज कर गया कि इसको खुदा मानने की बात है, हालांकि आदम को जो है काबा बनाया किबला बनाया जा रहा था। और उससे इन्होंने इंटरप्रेट किया कि जो शैतानियत है वो ये है कि खुदा का एक हुक्म को तो मान लो, बाकी सारों को रद्द कर दो या उनके खिलाफ कर दो। आज जो तालिबान कर रहे हैं बेसिकली यही कर रहे हैं, रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस बन गया ना? वो कुछ एक्सेप्शंस को उठा के उसको रूल बना के और हमारे आपके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं।
اسی طرح سے خارجیوں کی بات جو ہے وہ سارے کہتے ہیں, خارجیوں کو بھی پڑھ لو یار, وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو تم کافر, اور اگر کافر ہو تو تمہارے خلاف جنگ ہوگی اور تمہیں قتل کیا جائے گا. اس طرح کی انٹرپریٹیشن 21ویں صدی میں ہماری ریاست کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, اور ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں سب جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں نبی کا مذہب کیا تھا, اللہ کا مذہب کیا تھا, کتنا رحمت ہے وہ مذہب, اور اٹھا کے جو ہے وہ پھر بھی آگے ٹی وی میں نہیں جی ڈائلاگ ہونا چاہیے, فلان چیز ہونی چاہیے. اچھا ڈائلاگ ضرور کرے بھائی اگر آپ بندوں کو بچا سکتے ہیں, لیکن اگلا بندہ بھی تو سمجھے. وہ لوگ جو ہے اسلام کو ڈیمیج کر رہے ہیں, پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ساری دنیا میں 9/11 سے پہلے اسلام فاسٹسٹ گروئنگ مذہب تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا, سوئٹزرلینڈ میں مناریٹس بین ہو گئیں, فرانس کے اندر جو ہے وہ جو حجاب ہے اس کو بین کر دیا گیا, باقی جگہوں پہ داڑھی کا کوئی مسئلہ ہو گیا, کہیں بالوں کا مسئلہ ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کی نیگیٹو ایڈورٹائزنگ ہیں. آج سے 1400 سال پہلے سے آن ورڈ کروسیڈ کے زمانے سے بار بار پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ اسلام میڈیول مذہب ہے, نعوذ باللہ, اور کوئی ثبوت نہیں تھا اس کا, کیونکہ اسلام جہاں بھی گیا اس نے فائدہ دیا. ان لوگوں نے, بس میں ایک لائن کہہ دوں, اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ثابت کرنا شروع کر دیا اپنی حرکتوں سے کہ خدا نہ خواستہ یہ میڈیول مذہب ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہمارا آپ کا مذہب ہے. ان لوگوں کو ہائیجیک کرنے کی اجازت نہیں. نو مسلم کین بی پرفیکٹ بٹ اسلام از اے پرفیکٹ ریلیجن. یہی میں ون لائنر دے سکتی ہوں آپ کی یہ پوری جو آپ نے تقریر, لیکن وہ طالبان کا نہیں ہے, وہ ہمارا ہے. ہاں مجھے ذرا لائیو کالرز کی طرف بڑھنے دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی, کون کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ناصر نیازی بول رہا ہوں میں راولپنڈی سے. جی ناصر صاحب حکم فرمائیے, کیا کہنا ہے آج؟ جی میں حکم تو فرمائی رہتا ہوں اس ٹاپک پر. I think finally I'll be speaking on this topic for this month. فاروق صاحب آپ سے میں ڈائریکٹ پوچھتا ہوں, you are the expert here. دیکھیں یہ the thing is almost started now, اور اب بات یہ ہے کہ we have to do it very intelligently, not کوئی hysterical یا emotional نہیں کرنا, اور اس میں کوئی جوش ہوش سے کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو سی جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, میں خود اس کا دے رہا ہوں کہ ان کو ساتھ ساتھ چلے گا یہ کام, اور آپریشن بھی چلے گا. جو آ جاتے ہیں could take a year, could take more, could take a month, but full flang the قوم, the people, the nation will stand behind the government for this operation. Thank you. بالکل, thank you ناصر صاحب, بہت زبردست آپ نے میسج دیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. ہلو. جی کہیے, کیا کہیں گے؟ جی مس بینش, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں بہت خوش ہوں آج کے ایکشن پہ کہ ہماری محب وطن فوج نے آج اپنے فرائض کا استعمال کیا. بالکل. نواز شریف صاحب سے تو مجھے بالکل ہی توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کام کر سکیں, کیونکہ وہ تو ایک کاروباری آدمی ہیں, وہ محب وطن تو نہیں رہے, کبھی بھی نہ مجھے نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ, میں آپ سے کہوں گا یہ طالبان کویٹی کے جو ارکین ہیں, جو نمائندے بنے ہوئے ہیں, یہی اصل میں طالبان کے مائی باپ ہیں. یہ علماء سو نہیں, یہ علماء حق کے علماء سو ہیں, یہی ان کے مائی باپ ہیں. انہوں نے ان کو ایک قسم کہہ دی یہ ان کی ناجائز اولادیں ہیں. یہ ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, سمجھ گئی میں آپ کی بات, بہت بہت شکریہ. اس کے اوپر ہماری ڈسکشن جاری ہے, لیکن یہ جو آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں, ہمارے محترم پرائم منسٹر کے بارے میں کہا, تمام باتوں سے میں اگری کرتی ہوں, لیکن جو آپ نے کہا نا کہ محب الوطن آپ کو نہیں لگتے, اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے, ذرا دھیان رکھیے. لیکن خیر ڈسکشن کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ظہیر الحسن بول رہا ہوں لاہور سے. میرا تعلق بھی عسکری ادارے سے رہا ہے. جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا ختم کر دینا چاہیے کہ آدھا سسٹر آدھا بٹیر. ابھی ہمیں آپریشن میں جانا چاہیے, کیونکہ جب بھی میں تو اکثر ایسے لوگوں سے میرا واسطہ رہا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف آپریشن میں حصہ لیا اور بلکہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں, ان سے بھی تعلق رہا ہے. جی تو جب یہ لوگ جن کے ساتھ ہم مذاکرات کا دن بدن کیسے رہتے ہیں, یہ لوگ انسان نہیں بلکہ درندے ہیں. بالکل. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی, میں نے ایک خاتون کی منہ سے سنا کہ ان کو ایک شہید کی بیوہ ہے, تو اس نے بلکہ اپنے بچوں کو وہ یہ بتا رہی تھی کہ جی آپ کے پاپا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہاسپٹل میں پڑے ہیں, بعد میں لیٹر آن آفٹر 2 days وہ شہید ہو گئے. تو یہ کب تک یہ چلے گا؟ ہمیں اتنی جانیں ضائع ہو چکی ہے ہماری کہ ابھی ہمیں بس کر دینا چاہیے کہ ان درندوں کے ساتھ مذاکرات
बिल्कुल जहीरुल हसन साहब, बस कर देना चाहिए, काफी हद तक बस हो भी गई है। और फिक्र ना करें जी, फिक्र ना करें, हम लोगों में बहुत तप्पड़ है, ईंट का जवाब देंगे, हौसला रखिए, शगुन डल चुका है। आगे आगे देखिए होता है कि एक छोटा सा ब्रेक लेना, वापस आते हैं तो आप लोगों की बातों के ऊपर तज्ज़ीह हासिल करूंगी फारूक से, और डेफिनेटली उन लोगों का भी जिक्र करेंगे, उन हमदर्दों का भी जिक्र करेंगे जो कि इस अटैक पर, इस दिफाई कार्रवाई पर अपना एक स्टांस रखते हैं। डिस्कस करते हैं उनका स्टांस भी आफ्टर दिस ब्रेक। चलिए जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फरोख, अब ये तमाम जो मामला हमारे सामने हुआ कि हमने अपना दिफा किया और उसके बाद ये सूरत हाल बनना शुरू हो गई, क्या जो 23 FC एहलकार हैं उनको बेदर्दी से कत्ल करने के बाद, मेजर जाजेब अदनान की शहादत के बाद 1% भी ये कहा जा सकता है एक मखसूस ग्रुप, मखसूस लोगों की तरफ से कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, या ऑपरेशन क्यों हो रहा है? पहले इसका जवाब दीजिए। देखिए बात ये है कि जिन लोगों के हाथ दिल जो है वो यजीदों के साथ हैं तो वो तो कहते ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ऑपरेशन के बारे में, और बल्कि स्टार्ट में वो कह रहे थे ना भाई हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में भी कह रहे थे, बाकियों के बारे में भी ऐसे कह रहे थे, तो मैं आपको एक बात कह दूं, किसी की लॉयल्टी टू द स्टेट को जज या वो नहीं करना चाहिए। और आपस की बात है कि दुनिया भर में कभी भी जंग होती है ना तो उससे पहले एक पीस को चांस जरूर दिया जाता है, वो एक संजीदा कोशिश होनी चाहिए। जो कि होता है सीरिया हो गया, बाकी जगहें हो गई, पहले एक वार्निंग दी जाती है, डेडलाइंस दी जाती हैं, डेडलाइंस अगर ना चल सके तो उसके बाद फिर अटैक शुरू होते हैं। ये तो सर्जिकल जो स्ट्राइक्स है वो तो समझ आती है कि एक थप्पड़ तुम मारोगे तो 2 हम मारेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर आज के दिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में उसमें शायद बहुत बुराई नहीं होगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक हाथ से जो है आप डायलॉग के लिए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो दूसरे हाथ में आपके प्रोटेक्शन के लिए वेपन भी होना चाहिए कि उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीधी सी बात है और साहब, हुकूमत ने अपना शौक पूरा करके देख लिया, मुज़ाकरात का नहीं बन पा रही थी। हुकूमत की बात कर रहे हैं, हुकूमत ये हुकूमत की कॉल थी, ठीक है, उन्होंने शौक पूरा करके देख लिया, मुज़ाकरात बनके नहीं दे रहे थे, किसी तरफ नहीं जा रहे थे। अब ये अच्छा हो रहा है, लेट्स नॉट गो बैक कि जी मुज़ाकरा में वो खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, बहुत से लोग एक्सपोज हो गए। मुझे मुनव्वर हसन के बारे में बात करनी है। आज जमात इस्लामी के जो अमीर मुनव्वर हसन साहब है, उन्होंने इस कार्रवाई की मजम्मत की है। मजम्मत करना क्या है कि आप कंडेम कर रहे हैं, तो मुनव्वर हसन ने 23 FC एहलकारों की शहादत पर मजम्मत क्यों नहीं की थी? जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी फॉलोइंग है और गुमराह होते हैं लोग इस तरह से। मुनव्वर हसन साहब जो है ना वो बहुत बड़ा इम्तिहान है जमात इस्लामी के लिए, उस जमात इस्लामी के लिए जिसने मौलाना मौदूदी को भी देखा हुआ है, फिर काजी हुसैन अहमद साहब को देखा है, जिसके अंदर कुछ मॉडरेशन थी, जिसने अपना नाम जमात इस्लामी पाकिस्तान रखा था। उसके बाद आप पाकिस्तान के दुश्मनों के ऊपर को शहीद कहते हैं, अपने सोल्जर्स के ऊपर आप वो नहीं खुल के बात करते। खैर मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो शायद थोड़ा सा अपॉलोजेटिक भी हो रहे थे, तो वो एक अलग बात है। मैं आपको इस वक्त जो सिंपल बात कह रहा हूँ ना, ये जो प्रोपेगेंडा है ना कि 13 साल से जंग चल रही है, वो नाकाम हो गई, अब डायलॉग की बारी है। यार इन्हीं लोगों ने 13 साल, जब भी आप ऑपरेशन करने लगते थे ना, टीवी पे आ जाते थे और सारे आके कहते थे ओ नहीं डायलॉग करो, अपने बंदों को मार। यार जो मारने वाला है, अगर कोई कातिल, अगर कोई मुजरिम किसी जगह को पूरे का हॉस्टेज बना ले तो क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? जेलों में आप क्यों रखते हैं मुजरिमों को? इसलिए रखते हैं कि वो बेशक आपका आदमी हो लेकिन वो आपके बंदों को मारता है। चौधरी निसार साहब ने भी बहुत खुलकर कहा कि अब मुज़ाकरात करना ज्यादती होगी। आज आगे बढ़ाना इस हालत कॉन्फ्रेंस की नहीं, उन्होंने ये कहा कि थोड़ा आगे बढ़ा। अभी जो है ना प्राइम मिनिस्टर और इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है आर्मी के और बाकी लीडरान के कि जी आप इस हालात में इसको आगे बढ़ाना जाती होगी। इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने कहा कि ये खत्म हो गया, अभी भी कमेटी मौजूद है, अभी भी ऑप्शन मौजूद है। और ये याद रखिएगा जब आप फुल ब्लोन ऑपरेशन करेंगे ना तब भी डायलॉग का एक दरवाजा खुला रखना पड़ेगा। कहते हैं घर में चोर है ना तो अब सारे दरवाजे मत बंद करो, अगर बंद कर दोगे सारे दरवाजे तो वो आप पे अटैक करना शुरू कर देगा। एक दरवाजा होगा तो शायद भाग जाए। तो अगर कोई हथियार डालना चाहता है उससे बात फिर भी हो सकेगी, लेकिन अगर आज के दिन यही उनके लक्षण रहे, अगर इसी तरह से ये पाकिस्तानी को शहीद करते रहे। और मैं एक और बात कह दूं, एक अपॉलोजिस्ट वाली जो इमरान खान साहब की कहानी है ना कि ड्रोन आते हैं ट्राइबल्स को मारते हैं, ट्राइबल जो है वो खड़े हो जाते हैं इंतकाम लेंगे, फिर वो उनको नहीं मारते अमेरिकन को, ड्रोन वालों को, वो हमें मारते हैं। आपस की बात है,
ये जो FC के बच्चे हैं, कल भी मैंने कहा था ये वो इमरान लोग खान ने हैं। इनकी मजम्मत की थी इस वाकये की। हाँ वो होगा, इस लेकिन चीज का मैं क्रेडिट उनको देती हूं कि उन्होंने इस चीज की मजम्मत की थी, मुनव्वर हसन साहब ने नहीं की। लेकिन आप मेरी बात और तो बहुत सुन लीजिए खुलकर उन्होंने मजम्मत की। आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, वो ये है कि मैंने कल भी आपसे कहा था, शायद उस वक्त रजिस्टर नहीं हुई ये बात, कि FC के अंदर रेगुलर फौजी नहीं होते, कबाइल के बच्चे होते हैं। असल में तो ये टेररिस्ट अपने कबाइलियों को मार रहे हैं यार। असल में तो ये लोग हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं, उन लोगों को जिनका आप कहते हैं कि वो विक्टिम है ड्रोन के। ये अब उनको कौन समझाए? तो खत्म होनी चाहिए ना ये इंटेलिजेंट बात। लोगों को कौन समझाए? और जहां तक आप बात कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर भी एक दरवाजा हमें मुज़ाकरात के लिए खोलना पड़ेगा। मैं एग्री करती हूँ आपसे, बिल्कुल आप खोलिए मुज़ाकरात का दरवाजा, लेकिन ऑपरेशन अगर हम करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने ये इंसिडेंट हुआ, ये वाकया हमने किया, हमने अपना दिफा किया, वी विल बी ऑन अ बेटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुज़ाकरात करने के लिए। एटलीस्ट घुटनों पर तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे ना, वो जो एक दरवाजा खुला होगा गिर कर और क्या कहते हैं घुटनों पर चलकर हाथ जोड़कर तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे ना, एग्रेसिव पोजीशन पे फिर मुज़ाकरात पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त तक हमें खासतौर पे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और आपकी और हमारी बात सुन रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि मेरे साथियों में से भी कुछ ऐसे हैं जो कि सवाद में जब कोड़े पढ़ रहे थे तो वो टीवी पे आके ये नहीं कह रहे थे कि झूठी वीडियो है, बल्कि वो कुरान को कोट करके कह रहे थे कि सही हो रहा है। इस तरह अच्छा उस तरह के लोगों को अब खुदा के लिए सुनना छोड़ें और आप जो है अपनी रियासत अपने मुल्क के साथ खड़े हों। उसकी वजह है कि दहशतगर्दों ने आपको क्या दी है? आज तक जितनी प्रोटेक्शन आप और मैं जो कुछ बने हैं वो रियासत की वजह से हैं। इस रियासत ने आपको वो छत दी है जिसके अंदर आप ठहरे हुए हैं और जिंदा हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दों ने तो सिर्फ सिवाय दहशत के और कुछ नहीं दिया यार। बच्चों को मारते हैं ये लोग, औरतों को मारते हैं, ये मस्जिदों को तोड़ते हैं, मस्जिदों को तबाह करते हैं, मज़ारों को नहीं छोड़ते, ये जनाजों को नहीं छोड़ते। ये लोग क्या इस्लाम का नाम लेने वाले हैं? अगर ये इस्लाम है तो फिर पता नहीं। ये मैंने चौधरी निसार साहब की जिक्र किया, आपको पता है धुआंधार आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माशाल्लाह जब इस्लामाबाद के बारे में बिल्कुल जी जब वो बोलना शुरू करते हैं तो माशाल्लाह फिर 1-1.5 घंटा बोले चली जाते हैं। मतलब खैर एनीवेज आपने भी देखी मैंने भी देखी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? टेक्निकल सवाल आपसे करती हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की। उन्होंने कहा कि जो धमकी है या जो वार्निंग्स हैं वो सिर्फ टेक्निकल लोग समझ सकते हैं। सही। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो कल एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई जिसने सबको डरा दिया, रातों रात जो बहुत ही खतरनाक शहर था वो एकदम से पुरअमन हो गया, एकदम से सेफ शहर बन गया। ऐसा क्या हुआ? कौन सी जादू की छड़ी आई? और अगर उस अफसर ने गलत रिपोर्ट पेश की या कुछ एग्जैजरेट कर दिया तो ये किसकी जिम्मेदारी है? किसने उस अफसर को चुना कि वो ये रिपोर्ट दे और लोगों को डरा दे? जरा पहले इसका जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि ये आप सही कह रही हैं कि अगर किसी ऑफिसर ने जाके कोई रिपोर्ट दी है और वो अपने मिनिस्टर को ही नहीं पता और मिनिस्टर को बाद में आके अगले दिन उसको डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है तो मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक बात है। मिनिस्टर साहब को जरूर देखना चाहिए कि वो कौन अफसरान है, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात जो है जो आपने कहा ना थ्रेट की को अज्यूम करने का, दिस इज ट्रू। उसकी वजह ये है कि जो थ्रेट है ना, आप भी बैठे हुए मुझे धमकी भी दे सकती है मजाक में और उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे पास एक नंबर से कॉल आती है और वो थ्रेट देता है तो उस थ्रेट के अंदर जो है ये नंबर चेक किया जाएगा, बंदे की मेंटल वो देखा जाएगा, पागल तो नहीं है, उसकी बैकग्राउंड देखा जाएगा। इंटेलिजेंस वाले और एक्सपर्ट्स ही उस थ्रेट को एवेल्युएट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर हम करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में इसी तरह से सरसीमगी की हालत होगी जो कल हो गई थी कि पूरे शहर में ये हो गया। यार ऑनेस्टली आपको पता है ना कि ये जो IMF वाली मीटिंग थी वो पहले पाकिस्तान में होनी थी, फरवरी में जाके वो बाहर हुई है दुबई में। क्यों हुई है? क्योंकि थ्रेट की वजह थी। जब ये जो आप पूरा लॉजिक दे रहे हैं मैं इसका एक बिल्कुल जवाब देती हूँ। मुझे लाइव कॉलर शामिल करने की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद तैयब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी तैयब फरमाइए। अच्छा बात अभी ये चल रही है कि क्या हमें मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए या ऑपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें अगर सम अप करें तो सारी बात ये है कि देखें मुज़ाकरात आप उस चीज पे करते हैं जिसमें आप किसी एक पार्टी जो है वो आपकी किसी बात पे कन्विंस हो सकती हो। बिल्कुल। अभी अगर आप तालिबान का इंस्टांस देखें तो देखें इस्लाम और शरीयत कभी भी तलवार के जोर पे नहीं फैली। उन लोगों का इंस्टांस ये है कि उन लोगों ने तलवार बसूरत मतलब इन एनी मीन्स बाय एनी मीन्स उन्होंने तलवार ही का इस्तेमाल करना है। और उस सूरत में ये है कि अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब होते भी हैं इन केस तो वो बहुत ही थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होंगे और उसके बाद वापस इन्होंने डाइवर्ट करना है, रिवर्ट करना है अपनी पॉलिसी की तरफ। आपकी बात समझ गए हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पर इस्लाम की जंग नहीं हो रही मेरे भाई, यहाँ पर एक मखसूस फिरके की जंग हो रही है। उस एक मखसूस फिरके को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो यही कह सकती हूँ। बाकी बात फारूक आपसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी
बीन साहबा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई। जावेद यूसुफ कराची से। जी जावेद फरमाइए। फरूक ताफी साहब आपका क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हैं। तो मैं ये कहूँगा बिन साहबा, ये आप रोज बात करती सीधी बात बताएं, जरा तड़का लगाएं। तो आज आपका तड़का शुरू हो गया, तो ये अभी देखना कि ये अमन व अमान की भी बात करेंगे, ये टेबल पे भी आएंगे, और क्या नाम है, ये जंग बंदी भी करेंगे, फायर बंदी भी करेंगे। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जब इनको अभी इनको खचाई होगी, पटाई होगी, तो ये अफगानिस्तान की जो सरहद है वो खुली हुई है, ये कहीं उस तरफ ना भागे। तो ये फिर जब ये इनको अपना डिस्टेबलिश जावेद साहब भाग रहे हैं तो भागने देना भाई, हमारा मुल्क तो पहले क्लीन करें, फिर अफगानिस्तान के साथ बाद में निपटेंगे। खैर फारूक देते हैं आपको इसका जवाब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी दिनेश भाई, ये आपको अर्ज है कि ये जो तालिबान जो है ना ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो हम इधर से जो है ना ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, मौलाना हजरात ये कह रहे हैं कि ये डायलॉग से जो है ना काम चलता है, डायलॉग से काम चलता है। कब तक हम डायलॉग कर रहे हैं इनसे? जावेद साहब इसका आपको क्या जवाब दें? आप अभी खुद ही टीवी चैनल्स पर भी देख रहे होंगे, आपने कल देख ली, कल मतलब आज सुबह जो कार्रवाई हुई शुमाली वजीरिस्तान में, दे दिया ना। तो बस जो लोग ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और उनको भी जवाब मिल गया। जिनके साथ मुज़ाकरात करना है वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग भी समझते नहीं है, सब आपको पता होता है, फिर भी आप आगे हमें बनाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं। चले जी ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं। तो चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अभी तज्जिया करना बाकी है, और तज्जिया करेंगे वन एंड ओनली फारूक, और मैं सिर्फ दूंगी थोड़ा सा तड़का। स्टे विद अस। चलिए जी ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। फारूक साहब बताइए जी, ये जो हमारे कॉलर साहब हजरात ने फरमाया कि जी जब बमबारी होगी, जब ऑपरेशन होगा तो भाग निकलेंगे अफगानिस्तान की तरफ। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, भाग रहे हैं, वहाँ जाए, उनसे मामला बाद में निपटाएंगे, अपनी तो सरजमीन क्लियर होगी। पहली बात तो ये है कि वहाँ से जाके भी तो हमले करते हैं ना यहाँ पे। एक बात तो मसला ये है, कल मैंने आपको एक कहा था कि जो यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है जो है वो मिडल ऑफ मार्च पे जाके वो सारी पिघल जाएगी, तो फिर इनकी एक्सेस ज्यादा हो जाएगी। टनल्स भी है वहाँ पे, उन टनल्स को भी आपको कोलैप्स करना पड़ेगा, अदरवाइज वो टनल्स के जरिए चले जाते हैं। इशू ये है कि मेरे ख्याल में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एनी डायलॉग अब हफ्ते की बात रहेगी, हफ्ते डेढ़ हफ्ते की बात रहेगी। उसके बाद जो है ऑपरेशन के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ चारा है, क्योंकि उसके बाद अगर आप रियासत ये डिसाइड नहीं करती। आप डेली मुझे एक टाइमलाइन देते हैं, फॉर व्हिच आई एम रियली ग्लैड कि आप बड़े होपफुल हैं। तो एक हफ्ते के बाद हम बिल्कुल इसका देखेंगे। जल्दी से दूसरे कॉलर का भी जवाब दे दीजिए, जिन्होंने ये कहा कि जी इस्लाम जो है वो इम्पोज किया जा रहा है। आप नहीं, मैं आपका जवाब दूंगा। आपने कहा था कि एक फिरका है, यार फिरका भी नहीं है भाई। बात ये है कि इस मुल्क के अंदर तमाम फिरके वाले हैं, दहशतगर्दी को सब कंडेम करते हैं। मसला ये कोई और ही मिस इंटरप्रिटेशन है, ये जो है परवर्जन ऑफ इस्लाम है, इस्लाम को मसक करके पेश किया जा रहा है। कौन सा मजहब जो है वो, इस्लाम को छोड़िए, कौन सा मजहब मासूमों को ऐसे मारने का हुक्म देता है कि 40,000 50,000 बंदे आपने मार दिए और आपको कोई लिहाज ही नहीं है। ठीक है, बच्चों को, औरतों को, जनाजे में, मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स को, सबको तो मार रहे हैं ये लोग। रियासती इदारों को तबाह करके रख दिया है, मुल्क के अंदर खोखला कर रहे हैं मुल्क को। ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो ये जो इंतहा पसंदी है ना, इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सीखपा हो गई, चीखी चिल्लाई। ये जो है कुछ दिन पहले तालिबान ने, आपको याद ही होगा कि कैलाश कबीला और जो इस्माइली कबाइल है उनको ये धमकी दी थी कि आप फौरन मुसलमान हो जाए। कबाइल नहीं है, हाँ जी, मतलब मसलक जो है कम्युनिटी को, कि जी आप फौरन मुसलमान हो जाए, नहीं तो फिर नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे, मार दिया जाएगा। जाहिर सी बात, उन्होंने उनको थ्रेट दिया था। अब ये क्या है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है कि आप किसी को जबरदस्ती इस तरह से नहीं कह सकते। दोनों कबाइल एज पर माई नॉलेज अपनी सकाफती तहजीब की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हैं, जाने जाते हैं। तो क्या है ये सब? देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि जस्टिस जिलानी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने बड़े, वो अब तपड़ लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, मेरे ख्याल में उन्होंने तपड़ दिखाया है, उन्होंने असर्ट किया है जुडिशरी का रोल होना चाहिए। इससे पहले जो सीजे साहब थे, उनके ज़माने में ख़ास तौर पे शरीफ साहब जब वहाँ पे लाहौर में होते थे, तो उस ज़माने में ये होता था कि कोई भी चीज़ हो जाए तो ब्लैक वाटर के ऊपर सुओ मोटो हो जाता था, डेंगू पे हो जाता था सुओ मोटो। अब जो है ये अच्छी बात है कि हमारे जो विरसा है उसको प्रिजर्व करने की भी बात की जा रही है। जो इस्माइलीज हैं वो मुसलमान हैं, मुसलमानों का एक और यूं कह लीजिए फ़िरका है, एक मसलक है,
اس کو تھریٹن کرنا تو ویسے ہی جو ہے میرے خیال میں وہی حالت ہے کہ آپ کو اور مجھے کیا جائے ٹی وی بند کر دو, ٹی وی سے اتر جاؤ, یہاں مولانا کو بٹھا دو. کسی کو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو ڈرائیں دھمکائیں, خاص طور پہ جو نمبر عددی طور پہ ملک میں کم نمبر پہ ہوں ان کو تو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے ملک کے اندر خوبصورتی کو اور مختلف کلرز کو شو کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے کلاش کی, کلاش بیچارے تو اتنے زبردست قوم ہے اور اتنا زبردست کلچر ہے ان کا کہ ساری دنیا آتی ہے ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے. ٹورزم کی بھی ایک اٹریکشن ہے, اور وہ لوگ جو ہے اپنے کلچر کو لے کے بیٹھے ہیں. کبھی ہمارے تبلیغی چلے جاتے ہیں ان کو سارے زبردستی مسلمان کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ اپنی تبلیغ کرنا چاہیں کریں, لیکن یہ کیا ہے یار کہ آپ زبردستی دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مسلمان ہو جاؤ, یہ کر لو. بلکہ مسلمان بھی نہیں, ہمارے مذہب پہ آ جاؤ, کیونکہ میں اس کو اسلام ہی نہیں مان رہا ہوں. تو وہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا, اس کے اوپر سو موٹو لیے جانا, اس کے اوپر ہماری جوڈیشری کا جو ہے ایمفیسس میرے خیال میں بہت خوش آئند ہے. اس طرح سے جس طرح سے یہ طالبان حضرات کی سوچ ہے اور جس طرح سے طالبان دیے چلے جا رہے ہیں, اس طرح سے تو کل کو کرسچنس کو بھی کہیں گے کہ آپ مسلمان ہوئیں, یہ کل کو ہندوز کو بھی کہیں گے مسلمان ہوئیں. تو پھر جو پاکستان کے جھنڈے کے اندر سفید اور سبز رنگ ہے اس کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ انفارچونیٹلی وینس جب پاکستان بنا تھا نا تو اس وقت ہمارے منورٹیز کا بہت بڑا نمبر تھا, ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ڈرائی آؤٹ ہوتے گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان کے علاوہ بھی ہمارے درمیان بہت سارے فطور ہیں جو لوگوں کو زبردستی دھمکا کے ڈرا کے جو ہے نا کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ میثاق مدینہ کو پڑھ لیجئے, اس کا جو سسٹم تھا آپ دیکھ لیں کہ کتنا پلورلزم تھا. ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں, اس نبی کو ماننے والے ہیں. تو یہ جو زور زبردستی سے کنورجن ہے, جو اسلام کے اندر بیسک پرنسپل تو نبی نے خود طے کر دیا نا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے, جبر ہی نہیں ہے. تو یہ جو جبر کر کے کنورٹ کرنے والی بات ہے, نہ تو اس سے کوئی کنورٹ ہو سکتا ہے, نہ کرنا چاہیے. ریاست کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے. اس کا ایک بڑا ستون جوڈیشری ہے. آئی ایم گلیڈ کہ جوڈیشری ہیز ٹیکن نوٹس آف دس. اللہ کرے کہ باقی ادارے بھی اس پہ کوآپریٹ کریں اور ہمارے یہ جتنے بھی پرسیکیوٹڈ گروپس ہیں ان کو بچایا جا سکے, پریزرو کیا جا سکے, کیونکہ وہ پاکستان کی ایک اساس کو, پاکستان کی ہسٹری کو وہ ثابت کرتے ہیں. لاسٹ منٹ ہے فائنلی ایک ننھا سے سوال کہ اب جیسے سپریم کورٹ نے تو اسقط نوٹس لے لیا, اس اسقط نوٹس کا طالبان کو کیا میسج جائے گا؟ دیکھیں وہ تو ہم سب کی پہنچ سے دور ہے. میرے خیال میں وہ جو طالبان پہلے کہتے تھے نا کہ فلان چیزیں ہمارا فیوریٹ ہے, اب کم از کم وہ کہانی تو ختم ہو جائے گی. پاکستان کے اداروں میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے اب جو کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے. میرے خیال میں یہ میرے لیے بہت اچھا میسج ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, فالو اپ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ریاست کرے گی, ہم پاکستانی پروٹیکٹ کریں گے اپنے بھائیوں کو, لیکن کم از کم ریاستی ادارے تو ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ وی آر آن دا سیم پیج. زبردست بھائی, وی آر آن دا سیم پیج. اسی نوٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور ایک صرف مختصر سی بات یہ کہوں گی فاروق کی بات کو آگے لے کر کے کہ جیسے انہوں نے وی آر ویری مچ آن دا سیم پیج. اب وقت آ گیا ہے, جیسا میں نے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا ہے, اسی نوٹ کے اوپر ختم کرنا چاہتی ہوں آج کا پروگرام کہ بحیثیت قوم کے وقت آ گیا ہے کہ اگر ہماری قوم نے, ہماری ریاست نے, ہماری آرمی نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہی جو پاپولر جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اور اب جب اس قسم کی ایک سلسلے کی شروعات ہوئی ہے تو ہمیں بیک کرنا ہوگا پاکستان کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر, اپنے مذہب کی خاطر اور اپنی آرمی کی خاطر. اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے.